नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं दीपक डोभाल। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में किसानों के लिए कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद आखिर किसान क्यों नाखुश हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे ओडिशा के गंजम में, जहां पर पीने का पानी आम लोगों की जिंदगियां ले रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे जीएसटी से जुड़ी छोटे कारोबारियों की परेशानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट सुर्खियां। महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना से खुश नहीं है किसान। 1.5 लाख रुपए की सीमा पर उठाया ऐतराज। 9 जुलाई से फिर आंदोलन का ऐलान। सरकारी अनदेखी से मुश्किल में रटौल के आम किसान। पेटेंट न मिलने से भारी नुकसान। बिचौलियों के बोलबाले से परेशानी। जीएसटी को लेकर शंकाओं से घिरे लखनऊ के छोटे कारोबारी। सख्ती की चर्चाओं से हड़कंप। महंगाई बढ़ने का जताया अंदेशा। और ओडिशा के गंजम में जहरीले पानी से मरते लोग। हैंडपंपों की कमी से तालाब का जल पीने की मजबूरी। फ्लोराइड और आयरन से खतरनाक हुआ भूजल। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां पर किसानों ने सरकार की 1.5 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की जो पेशकश है उसे ठुकरा दिया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कर्ज माफ करना है तो समूचा कर्ज माफ किया जाए। किसानों ने साफ तौर पर सरकार को यह धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के कई किसान संगठन सरकार की कर्ज माफी योजना के विरोध में उतर आए हैं। इन संगठनों ने मौजूदा योजना को नाकाफी माना है। उनका कहना है कि कर्ज माफी के लिए 1.5 लाख रुपए की ऊपरी सीमा नहीं हटाई जाती तो सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान संगठनों ने 9 जुलाई से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। सरकारने जर कोणत्याही प्रकारचं सकारात्मक पाऊल उचललं नाही तर 26 जुलैला यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा सर्व संघटनांना एकजूट करून एक अभूतपूर्व अत्यंत लढाऊ निर्णायक अशा स्वरूपाच्या शेतकरी आंदोलनाला सुकाणू समिती पुन्हा सुरुवात करेल। संगठनों का दावा है कि सूबे में लाखों किसान 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबे हैं। किसानों का कुल कर्ज 80,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में महज 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी काफी नहीं है। किसानों की समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्र्यांनी जे जाहीर केलं 11 जूनला ज्या वेळेला मंत्री गटाबरोबर आम्ही बसलो होतो सगळी समन्वय समिती, आणि त्यावेळेला मंत्री गटाने जे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की आम्ही सरसकट कर्जमाफी करणार आहोत। नियमित तौर से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 25% की राहत की योजना से भी किसान संगठन नाराज हैं। उनके मुताबिक इसमें भी सरकार ने 25,000 रुपए की अधिकतम सीमा बांध दी है। ऐसे में किसानों के कर्ज का बोझ कम नहीं होगा। किसान संगठनों ने सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की भी मांग की है। जे नियमित कर्ज भरतात त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। फक्त मॅक्झिमम 25,000 रुपये किंवा 25% एवढीच रक्कम त्या शेतकऱ्याच्या हातावर टेकवण्याचं काम केलेलं आहे। जो निधी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अशा कुटुंबाला 1 लाख रुपयाचा देतं, तो निधी पंजाब गव्हर्नमेंटने 5 लाख रुपये त्यांना मदतही जाहीर केली आहे। असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा असाही मी सुकाणू समितीला या ठिकाणी विनंती केलेली आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना के तहत 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी पर कई राजनीतिक दल भी असंतोष जता चुके हैं। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने इसका दायरा और बढ़ाने की मांग की है। मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आमों का सीजन चल रहा है और आपने कई तरह के आमों की किस्मों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन एक बेहद ख़ास किस्म की आम की किस्म है, वो है रटौल। और ख़ास बात यह है कि रटौल किस्म के आमों से पाकिस्तान जैसा देश उसका निर्यात करके लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रटौल दरअसल भारत में पैदा हुआ। रटौल जिस गांव में पैदा हुआ, उस गांव में
वहां के किसानों की हालत बदतर है। ऐसे में राज्यसभा टीवी की टीम पहुंची रटौल गांव और वहां पर आम किसानों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में हमारी टीम ने जायजा लिया। बागपत जिले का मशहूर गांव रटौल। इस गांव में तरह तरह की किस्मों के आम की खेती होती है। ये इतिहास 1 सदी पुराना है। 30,000 आबादी वाले इस बड़े गांव की 70% आबादी के भरण पोषण का जरिया आम ही हैं। तमाम दिग्गज राजनेताओं के पांव यहां पड़ चुके हैं, फिर भी ये गांव बुनियादी सुविधाओं को मोहताज है। गवर्नमेंट ने हमेशा उपेक्षित रहा है और अब गवर्नमेंट को चाहिए, ना तो यहाँ ग्रेडिंग सेंटर है, ना यहाँ एक्सपोर्ट का कोई सेंटर बनाया हो, यहाँ कुछ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। मगर यहाँ कोई इंस्टीट्यूट, कोई मैंगो रिसर्च, पैकिंग का कोई रिसर्च, कुछ नहीं है। रटौल गांव में 700 प्रजातियों के आम होते हैं, लेकिन रटौल आम की खुशबू और स्वाद का जवाब नहीं। ये फल छोटे और मध्यम आकार का होता है। 1930 में रटौल के आमों को लंदन में हुई प्रदर्शनी में पहला नंबर मिला था। देश के बंटवारे के बाद रटौल प्रजाति यहीं से पाकिस्तान और बांग्लादेश गई, लेकिन आज इस आम का सबसे बड़ा निर्यातक पाकिस्तान है, जबकि जिस गांव से इन आमों की शुरुआत हुई वो अंधेरे में डूबा है। रटौल आम पेटेंट कराने की कोशिशें भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। महाराज रत्नागिरी में अल्फांसो आम डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने नर्सरियाँ लगाई। इस तरह से गवर्नमेंट का इस आम को डेवलपमेंट करने के लिए कोई योगदान हमें नहीं मिला। सबसे छोटी चीज़ जो है वो कोल्ड स्टोरेज तक नहीं बन सका, और ना ही यहाँ ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर कोई है, और ना इस तरह का कोई डेवलपमेंट का वो है। तमाम दिक्कतों के बाद भी रटौल में करीब 263 हेक्टेयर के दायरे में आमों के बाग हैं, लेकिन जब फसल आती है तो किसानों को आम औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। कोई ठोस मूल्य नीति न होने से बिचौलियों को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे फल पट्टी घोषित किया हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा इस गांव को नहीं मिल रहा। यहाँ आसपास ईंट भट्टों के विस्तार से आम बागानों पर बुरा असर पड़ा है। तमाम नई बीमारियां बागों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन कारणों से किसान का आम की खेती से मोह भंग हो रहा है। ये दिल्ली के आसपास आ गया पूरा, और जो है इसका पूरा असर यहाँ आमों के ऊपर, इसके प्रदूषण का इसका पड़ रहा है। इसीलिए ना तो हमारे पास बाग ही रहे, अच्छी वो रही प्रदूषण की वजह, और ना ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे गुड़गांव की तरह यहाँ ना कोई विकास हो पा रहा है। रटौल दिल्ली से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ न तो ग्रेडिंग सेंटर है, न पैकिंग सेंटर और न ही प्रोसेसिंग हाउस। अगर यहाँ थोड़ी भी सुविधाएं विकसित हो जाएं, तो यहाँ का कायाकल्प हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। रटौल गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आने वाले हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, ये कैसी विडंबना, एक तरफ सरकार कहती है कि हम खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे, बागवानी को किसानों की जेब से जोड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा किस्म आम की जो हमारे यहाँ ही पैदा हुआ, आज पाकिस्तान उससे रुपया कमा रहा है, बांग्लादेश उससे पैसा कमा रहा है, हम कहाँ क्यों पीछे छूट गए? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान ने एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया है अनवर रटौल उस पर। तो बेसिकली ये पैदा यहाँ हुई किस, इसके बाद जो है ये आज़ादी के कुछ पहले यहाँ के जो नर्सरी से गई, बांग्लादेश में गई और कई जगहों पर गई। तो जो गांव है बेसिकली वो पैदा हुई जो किस्म रटौल के नाम पर ही है वो, और आज जो है पाकिस्तान जो है मिडिल ईस्ट और कई जगहों पर एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसा कमा रहा है, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे यहाँ पूरे देश भर में साउथ और नॉर्थ सब जगह मिला के 1400 किस्म के आम पैदा होते हैं जो है, और आप आश्चर्य करेंगे कि इस गांव में अकेले 700 वैरायटी के आम पैदा होते हैं, जो 700। लेकिन अगर आप देखेंगे दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर होने के बाद भी जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, फल पट्टी को मिलनी चाहिए वो नहीं है, मंडी नहीं है, किसानों को कोई प्राइस सपोर्ट नहीं है। क्योंकि आप तो 2022 तक जो है किसानों की आय तब बढ़ाएंगे अगर उनकी आय को एक स्टेबल बनाने की कुछ कोशिश होगी। अगर पता चलेगा कि कोई 8 रुपये किलो आम खरीद रहा होगा तो उनकी तो लागत निकालना मुश्किल है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने पेटेंट कराने की कोशिश की, सरकार ने उसमें भी मदद नहीं की, वाजिब मंडी नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो वहाँ की समस्या ये है कि वहाँ ईंट के भट्टे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो धीरे धीरे करके जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर सरकार ने इसको ढंग से नहीं सोचा तो फिर ये
आम जो है सदा के लिए यहाँ लेकिन खत्म क्या होते क्या चले आपको लग रहा है कि सरकार की ये टू डू लिस्ट में कहीं है, अभी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया हो, कहीं बातचीत हुई हो किसानों की, या किसानों के कोई संगठनों ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया हो, ऐसा कुछ दिखा? नहीं, बिल्कुल दिलाया। ऐसा कि जब ये सवाल तब से उठ रहा है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वहाँ के जो है जनरल जियाउल हक ने रटोल आम जो इंदिरा गांधी को भेजा, तो यहाँ के गांव वालों ने बताया कि असली तो हम हैं, और ये असली उन्होंने जनरल जिया ने कहा कि ये जो रटोल है गांव, ये हमारा जो आम है बहुत खास किस्म का आम है और पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। गांव वाले मिले इंदिरा गांधी से, उन्होंने कहा कि असली तो हम हैं, तो उन्होंने भेजा, बोला कि असली रटोल तो हमारे यहाँ है। तो सवाल यह है कि तब से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसको फल पट्टी घोषित कर दी गई 23-24 साल पहले, लेकिन ना तो कोई प्रोसेसिंग की सुविधा है वहाँ, ना जो है ग्रेडिंग की है, ना पैकेजिंग की है। तो इसलिए जो है जो बाहर का जो बाज़ार है उसको पाकिस्तान मार ले जा रहा है बाजी। हम तो यहाँ दिल्ली और 2-4 जो देश के बाज़ार है वहाँ बिक रहा है। तो सवाल यह है कि वहाँ जो मिलना चाहिए, जो सुविधाएं, बेसिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। एक एक्सप्रेस वे जा रहा है वहाँ से गाँव के पास से ही, वहाँ लैंडिंग की सुविधा नहीं है। तो अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे किसी गांव को, यानी कि एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक सही सोच, एक सही इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जीएसटी की, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा आजकल हो रही है। लेकिन जीएसटी लागू करने के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कारण, छोटे कारोबारियों को जीएसटी के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। छोटे कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उन्हें इससे मुश्किलें हो सकती हैं, ऐसा उन्हें अंदेशा है। छोटे कारोबारी साफ कह रहे हैं कि सरकार ने जीएसटी को लागू करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई है। लखनऊ से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये है लखनऊ में हजरतगंज के मशहूर वाजपेयी पूड़ी वाले। यहाँ पूड़ी खाने के लिए रोज ऐसी ही लंबी लाइन लगती है। इससे इनकी खूब कमाई होती है। इन्हें 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी से कोई एतराज नहीं, लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि इनके पास न तो जीएसटी के तकाजे को पूरा करने लायक बिलिंग सिस्टम है और ना ही इस कर व्यवस्था की पूरी जानकारी। इसमें यह है कि बिलिंग की जरूरत होती है, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, अब बिल के लिए टैक्स, जीएसटी का टैक्स भरना पड़ेगा, वो कैसे होगा? अब पहली तारीख से जिस दिन लागू होगा, जब पहला हम रिटर्न महीने भर के अंदर जाएंगे तो कुछ कमी होगी तो वहाँ से बताया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर को लेकर अलग अलग तबके के व्यापारी अलग अलग तरह की शंकाओं से घिरे हुए हैं। उनकी शिकायत है कि इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। जब तक हम व्यापारियों की पूरी तरह से बताएंगे नहीं कि जीएसटी क्या है, इसको कैसे आपको फॉलो करना है, तब तक हमको उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि इतने सालों से तो हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं, व्यापार करते चले आ रहे हैं, ज्वेलरी कॉस्मेटिक का, कोई शिकायत नहीं हुई। जैसा सुनने में आया है उससे लग रहा है कि थोड़ी सी कार्य करने का व्यापार को में हो सकता है कि उसकी जो विसंगता है हमें समझने में देर हो। जो भी कॉम्प्लायंस गवर्नमेंट करे उसके साथ हम हैं, लेकिन वो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर पे होना चाहिए, वो सिंपल तरीका होना चाहिए। और अभी जो है ये हम लोग को पूरी अभी चीज़ें मालूम नहीं है। व्यापार संघों का कहना है कि टैक्स देने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स दरें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है और ग्राहक छिटक सकते हैं। साथ ही उनका मानना है कि नई कर व्यवस्था के कुछ प्रावधानों से इंस्पेक्टर राज बढ़ सकता है। व्यापारी जीएसटी से नहीं परेशान है, उसकी नीतियों से परेशान है। एकदम से 28% जीएसटी बहुत होता है। भाई कंज्यूमर भी तो झेलेगा। हम 28-30% पे काम कर रहे हैं, 30% पे, तो 30% 35% तो हम कहाँ से लाएंगे? व्यापारियों की शिकायत है कि जीएसटी में छोटी छोटी गलतियों पर व्यापारियों को जेल भेजने की बात कही जा रही है। इससे व्यापारी वर्ग में खौफ का माहौल है। कई राज्यों में हड़ताल भी हुई। इन शिकायतों का ठोस आधार हो या नहीं, लेकिन व्यापारी अगर डरे हुए हैं तो उनकी आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। जीएसटी के नियमों और प्रक्रिया को लेकर व्यापारियों में थोड़ा असमंजस जरूर है, लेकिन उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह व्यापारियों के हित में हो सकता है। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि 1 जुलाई से जीएसटी का लागू होना तय है। हालांकि कुछ ढील देते हुए जीएसटी रिटर्न के दाखिल करने की जो समय सीमा है उसे 2.5 महीने तक बढ़ाया गया है। लखनऊ में अरुण शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे कागजों से बनी कलाकृतियों की अद्भुत दुनिया में। नमस्कार।
विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे तेरे रंग में जो रंगा है मेरा मन। कोई नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे टकला चलो। पहली बार जब हमसे मिली तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब ही टूट गया पत्थर के सनम। ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं हफ्ते का मुद्दा। और हफ्ते का मुद्दा जुड़ा है ओडिशा से, जहां के गंजम जिले में लोग दूषित पानी के चलते मरने को मजबूर हैं। गरीब आबादी के पास पीने के साफ पानी तक की पहुंच नहीं है, लिहाजा वो गंदे तालाबों से पानी पीते हैं। ओडिशा के गंजम से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ओडिशा के गंजम जिले का जगन्नाथ प्रसाद गांव। यहां के निवासी सुशांत अपने 2 मासूम बच्चों के साथ। इन बच्चों की मां बीते 18 अप्रैल को दुनिया छोड़ गई। मौत का कारण बना तालाब का गंदा पानी। जहरीला पानी पीने से वो बीमार पड़ी। सही इलाज नहीं मिला तो दम तोड़ दिया। क्या दुख है, ऐसे हम ठाकुर दर्शन के लिए गया था। उधर पोखरी का पानी पहले साफ था कि नहीं था मालूम नहीं था। वही पानी सेवन करके हम तो 1 घंटा के अंदर मेरा स्त्री डेड हो गया। तालाब का गंदा पानी पीने से एक ही दिन में इस गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों बीमार पड़े। इन इलाकों में सालों से गंदे पानी से लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। बंध पोखरी जीवाणु होमती परिस्थिति रोचे। नलकूप भी खराब अच्छी। गोटे बंध से भी पानी खराब थिला। गंजम जिले में आबादी के हिसाब से हैंडपंप नाकाफी हैं। जमीन के पानी में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा ज्यादा है। ज्यादातर हैंडपंपों की मरम्मत नहीं होती, लिहाजा गंदा पानी उसमें घुलता रहता है। हैंडपंप के पानी को लेकर डर बैठने से लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। ट्यूबवेल, बोरवेल जितना भी है, ट्यूबवेल, वेल, उसको भी पानी में जांच करना चाहिए था सरकार को, लेकिन वो नहीं किया। वो गंदे पानी की वजह से तो हमारा यहाँ पर बीमार फैलते हैं। मलेरिया प्रोन एरिया है और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा भी बहुत अनियमित है। प्रशासन का दावा है कि हर गांव में हैंडपंप के जरिए पानी का इंतजाम किया गया है, फिर भी वहां लोग अपनी आदत की वजह से तालाब का पानी पीते हैं। Due to their own habits, they use those unconventional water sources. It is only their habit. जिस जगह पर आयरन का प्रॉब्लम है, people are not using those tubewells, and as an alternative, they are going to the ponds. आज़ादी के 70 साल बाद भी ओडिशा के गांव में पानी की किल्लत है और स्थानीय लोग दूषित पानी की चपेट में जान गंवाने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन इस तल्ख हकीकत से मुंह मोड़कर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। तरक्की की इबारतें लिखने वाले सभ्य समाजों में इंसानों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से हो रही है। सत्ताओं में बैठे लोगों को यह तल्ख हकीकत नजर नहीं आती, जिसमें सदियों से गरीबों का लहू जला हो, वो दिया
रोशनी क्या देगा, स्याही देगा। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गंजम, ओडिशा। केरल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होने जा रही है। इस नई नीति के तहत 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स में शराब परोसी जाएगी, लेकिन स्थानीय बाशिंदे सरकार की इस नई नीति का विरोध कर रहे हैं। क्या है उनके विरोध का कारण, देखते हैं केरल से ये ग्राउंड रिपोर्ट। केरल की एलडीएफ सरकार ने हाल ही में नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत 3 स्टार और 4 स्टार होटलों को बार लाइसेंस देने का फैसला किया गया। इस फैसले का फायदा केरल के 700 से ज्यादा बार्स को मिलेगा। पी विजयन सरकार के इस फैसले का राज्य में कई हलकों से विरोध हो रहा है। केरल की पूर्व ओमान चांडी सरकार ने 2015 में शराबबंदी नीति लागू की थी। तब 2023 तक केरल को शराब मुक्त राज्य बनाने का सपना देखा गया था। शराबबंदी के समर्थकों का कहना है कि मौजूदा सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर सिर्फ अपने राजस्व की चिंता कर रही है। Government only looking for the earnings from the business of the liquor, only bothered about the, by saying tourism etc., only bothered about revenue of the government, not the revenue of common people. We did it for the betterment of the society and we stand for it, and we are sure that the new policy of the LDF government will be a big failure. केरल सरकार का अनुमान है कि उसे शराबबंदी से हर साल 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका पर्यटन उद्योग पर भी खराब असर हुआ है। मुख्यमंत्री विजयन ने नई नीति का ऐलान करते हुए कहा था कि वो शराब विरोधी आंदोलनकारियों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन शराबबंदी मुमकिन और व्यवहारिक समाधान नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी सरकारी खजाने को नुकसान की दलील से सहमत नहीं है। We are receiving this amount and we are spending 2 times or 3 times than this amount for hospital expenditure, for accidents, and the social life of the social life of the people is affected like anything. केरल में नई शराब नीति 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। इसके अलावा होटलों में ताड़ी परोसने की भी इजाज़त दी गई है। केरल सरकार ने शराब बेचने की लाइसेंस फीस बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन आने वाले दिनों में नई नीति के खिलाफ आवाज़ तेज होने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर पूरा दार्जिलिंग क्षेत्र अशांत चल रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो बंद का आह्वान है, उससे आम लोगों पर तो परेशानियों का असर पड़ ही रहा है, लेकिन अब इस परेशानी की जद में वहां के जानवर भी आ गए हैं। कैसे, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। अलग गोरखालैंड के लिए चल रहे आंदोलन का असर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के इन जानवरों पर भी पड़ा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद से इनके खाने पीने के सामानों की आपूर्ति बाधित हो रही है। अपने पास कुछ स्टॉक रखे, कुछ हमारे पास दिया है, और अभी काफ़ी दिन हो रहे हैं तो एग्जॉस्ट हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली जल्दी हमें इसको फिर से रीस्टॉकिंग करने की जरूरत है। अभी पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जू के नाम से मशहूर है। ये देश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद चिड़ियाघर है। यहाँ लाल पांडा, हिम तेंदुए और तिब्बती भेड़िया जैसे करीब 350 बेहद दुर्लभ प्रजाति के जानवर हैं। इनके खाने पीने के लिए खास तरह का इंतजाम किया जाता है। अभी जारी आंदोलन के कारण ऐसा करना कठिन हो गया है। पास सप्लाई जो है थोड़ा, जैसे फ्रूट वाला सप्लाई खत्म हो गया, सिलीगुड़ी से आता था, एग्जॉस्ट हो गया है अभी, तो उसके लिए इमीडिएटली हमने लोकल सप्लाई को तो बोला है, और जैसे कोई विंडो मिलेगा तो हम फिर से इसको प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। दार्जिलिंग का चिड़ियाघर हमेशा से ही सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस इलाके में अशांति का सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है, और अब इससे जानवर भी पीड़ित हो रहे हैं। दार्जिलिंग से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर इतिहास के एक खास पन्ने पर, और आज बात होगी पंचशील सिद्धांत की। पंचशील का सिद्धांत भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ, लेकिन आगे चलकर इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मार्गदर्शक माना गया। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन सिद्धांतों को सभी देश मान लें तो आधुनिक विश्व की कई समस्याओं का हल मिल जाएगा। इस सिद्धांत के मूल तत्व थे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर हमला न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और दो तरफा लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उस वक्त एशिया के लगभग सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कागजों से बहुत काम करते हैं, लेकिन श्रीनगर के मोहसिन राशिद कागजों से कुछ ऐसा करते हैं कि करिश्मा ही हो जाता है। आइए श्रीनगर से देखते हैं ओरिगेमी के महारथी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहसिन राशिद के हुनर का कौन मुरीद नहीं होगा। श्रीनगर के निशात इलाके में रहने वाले इस 18 साल के नौजवान की कारीगरी देखते ही बनती है। राशिद ने सबसे पहले सफेद हंस बनाया था, अब वो कागजों से शिकारा, नाव और कांगड़ी जैसी न जाने कितनी कलाकृतियां बनाते हैं। पहले मैं करता था कार्डबोर्ड के साथ, थोड़ा जो पुराने कुछ कार्डबोर्ड्स होते थे तो मैं उन्हीं के छोटे छोटे घर बनाता था, जानवर बनाता था, ऐसी चीज़ें। तो उससे मुझे कंसेप्ट हुआ फिर इस आर्ट का, तो वो ख़त्म करके फिर मुझे 2 साल हुए ये आर्ट करते हुए। राशिद कई मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने इस कला को इंटरनेट से सीखा। अब वो सोशल साइट फेसबुक के सहारे अपना मॉडल बेचते भी हैं। राशिद के भाई बहन भी उनकी बराबर मदद करते हैं। इसने मुझे बताया कि हम ये आर्ट करेंगे, आप मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मैंने इसको सपोर्ट किया। मुझे बहुत मतलब कि प्राउड फील हो रहा है इससे। राशिद कागजों के साथ जो करते हैं उसे ओरिगेमी कहते हैं। ये कला जापान से जुड़ी है। इसमें पेपर को मोड़ कर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। देश में ओरिगेमी जानने वाले कलाकार बहुत कम हैं। राशिद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस कला को स्कूलों में सिखाया जाए ताकि ये यहाँ फल फूल सके। श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ग्राउंड रिपोर्ट के इस अंक में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।